Okay, so hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों in last lecture had explained you the thought process of this particular series. ये वाली जो series है I'm not going to based upon a particular book and this will be called as a history, modern Indian history one stop solution. Why one stop solution? ये भी मैंने आपको बताया था कि this particular series ये it is basically going to help you not only in your prelims preparation but also in the mains preparation और इसमें factual basis के साथ साथ थोड़ा सा analytical aspect भी हम लोग उसके ऊपर focus करेंगे. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट एनालिटिकल एस्पेक्ट देन एनालिटिकल एस्पेक्ट में हिंदू हिस्टोरियोग्राफी का जो बढ़ता हुआ सिग्निफिकेंस है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो बढ़ता हुआ सिग्निफिकेंस है, उसी के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा एम्फोसिस करके पढ़ना है. एंड उसी का जो एक रैशनैलिटी, एक थॉट प्रोसेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, विच वॉज अ लॉन्चिंग वीडियो काइंड ऑफ द थिंग. सो टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वन स्टॉप सोल्यूशन. दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर एंड एज यू नो हमने एंशंट और मीडियल में भी किया था कि फर्स्ट लेक्चर विल बी ओरिएंटेशन. तो आज का भी लेक्चर जो है ये बेसिकली ओरिएंटेशन वाला ही लेक्चर है सारा का सारा. ओरिएंटेशन मतलब एक ओवरव्यू लेना है. पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि व्हाट आर द ब्रॉड कॉन्टोर्स, व्हाट आर द ब्रॉड हॉराइजन ऑफ द एंटायर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. वरना फिर प्रॉब्लम क्या होता है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ के उसमें इन डिटेल घुस जाते हो, इतनी इन डिटेल घुस जाते हो कि फिर हिस्ट्री से नफरत हो जाती है. आई कैन गिव अ सर्टेन एग्जाम्पल ऑल्सो. अगर आप PYQ देखोगे तो PYQ में मराठा सिविल वॉर जो है उसके ऊपर कभी सवाल ही नहीं आए हैं. तो भी बच्चों को एक वो क्यूरियोसिटी होती है और वो अननेसेसरी रट्टा मारना रहता है कि जो मराठाज में सिविल वॉर चला प्रिसाइजली आफ्टर द डेथ ऑफ द माधवराव पेशवा इन 1772. तो उसके बाद में फिर रघुनाथ राव कौन थे भाई, माधवराव कौन थे, व्हाट आर एग्जैक्टली द पीपल हु वर देयर. एंड वैसे मुझे एक अननेसेसरी ट्रेंड ये बेसिकली हर एक डायनेस्टी में दिखाई देता है कि कितना इन डिटेल घुसोगे उसकी भी तो यार कोई लिमिट होती है. अननेसेसरी बर्डन लोगे तो यूपीएससी में ना मार्क्स आएंगे एंड आफ्टर हिस्ट्री से एक नफरत तो होगी. तो वो चीज़ हम लोग को करनी ही नहीं है. तो पहले ब्रॉड कॉन्टोस समझेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्रिसाइजली, जैसे हमने एंशंट के भी देखे थे और मीडियल के भी देखे थे, ताकि दिमाग में हमेशा एक चीज़ घूमती रहनी चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा एरिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, कौन सा एरिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. और ये एनालिसिस भी थोड़ी हिंदू हिस्टोरियोग्राफर के थ्रू ही करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज़ थिंकिंग. यूपीएससी एक पर्टिकुलर सेक्शन से सवाल क्यों नहीं डाल रहा है एंड पर्टिकुलर सेक्शन से सवाल क्यों आ रहे हैं. तो ये वाली चीज़ें जब आज वही हम लोगों को देखनी है. तो लेट्स मूव ऑन टू दैट एस्पेक्ट. विल जस्ट रैप इट अप इन 1 आवर. ओके, इसके बाद मैंने एज आई टोल्ड यू इन यस्टरडे सेशन कि 1 घंटे का टाइम लिमिट ही लगाएंगे डेली बेसिस पर. आई डू नॉट वांट टू दैट क्रॉस दैट टाइम लिमिट. और एक 70 to 80 लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू रैप अप दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो लेट्स मूव वन बाय वन. नाउ टॉकिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो एक रैशनल बेसिस है, ये हम लोगों ने एंशंट और मीडियल के ओरिएंटेशन में ही देखा था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत जगह पे आपको दिखाई देगी कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी से ही चालू होती है. बट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एग्जैक्टली क्या है? तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन है. याद कीजिए, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एस्पेक्ट कि एंशंट इंडिया एंड मीडियल इंडिया को सेग्रीगेट करने के लिए रिलीजन बेसिस हिंदू हिस्टोरियोग्राफर ने दिया था, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर ने दिया था कि भाई देखो हिंदू डायनेस्टीज़ ख़त्म हो रही है, इस्लामिक डायनेस्टीज़ आ चुकी है, तो दैट्स द एंशंट ख़त्म, मीडिएवल चालू. बट वो वाला नोशन अब टोटली ब्रेक डाउन करके उसके जगह नया नोशन घुसाने का काम जो है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने किया था कि इट वॉज इंडियाज़ पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, जो हम लोग को हर्षवर्धन के बाद दिखाई देता है. तो हर्षवर्धन के बाद इंडिया का एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ. इंडिया के मल्टीपल पॉलिटिकल यूनिट्स जो है अलग होने चालू हो गए. जैसे नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहारा एंड देयर आफ्टर पाला के बाद में सेना आई एंड देयर आफ्टर फिर गुर्जर प्रतिहारा गॉट ब्रेक डाउन इनटू तोमार, चंदेलास, पारमार, अनहिला, सोलंकीज ऑफ अनहिलवारा, चंदेलास एक्सेट्रा. वैसे ही साउथ इंडिया में एक ज़माने में चालुक्यास का राज हुआ करता था, पल्लवा का राज हुआ करता था. ये जो चालुक्यास जो है दे गॉट ब्रोकन डाउन into Rashtrakuta dynasty. Rashtrakuta got further broken down into Eastern Chalukyas of Kalyani, Western Chalukyas of Vengi. Thereafter, Eastern Chalukyas of Vengi, Western Chalukyas of Kalyani. फिर होयसला डायनेस्टी है एंड thereafter काकतीयाज ऑफ वारंगल है. वैसे फिर साउथ में पल्लव डायनेस्टी जो है इट गॉट ब्रोकन डाउन फर्स्ट इनटू छोला एंड छोलास के बाद में फिर छोलास, पांड्याज एंड चेराज, ये हम लोग को यहाँ पे दिखाई देते हैं. तो जो पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन अल्टीमेटली इंटीग्रेट करने का काम औरंगजेब ने किया था. And that's why 1707 is a very crucial date. It was the death year of the Aurangzeb. And औरंगजेब जैसे ही मरा then obviously इंडिया का जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो चुका था. याद कीजिए अगेन, what was the political territory of औरंगजेब? हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, दैट इज़ मुंजावंत से लेके हिमालयास, दैट इज़ हिमवंत से लेके कावेरी रिवर. तो यही तो साइंटिफिक फ्रंटियर एंशिएंट टाइम से इंडिया में एक राजा के अंडर लाने की पॉलिटिकल प्रोसेस हमने देखी है इन एंशिएंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया.
एंशंट इंडिया में प्रोसेस जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पे एंशंट इंडिया ख़त्म हुआ, मीडियल इंडिया में वापस से इंडिया को इंटीग्रेशन लाने का काम जो है वो चालू हुआ एंड इंटीग्रेशन ख़त्म हुआ 1707 में। तो एक मुकम्मल हिंदुस्तान औरंगज़ेब के अंडर आ चुका था। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ थी, उसमें बहुत सारे गंदे पॉलिटिक्स जो है वो भी थे, बट अल्टीमेटली द पॉलिटिकल पर्पस वॉज सेटिस्फाइड, दैट इज़ मुकम्मल हिंदुस्तान या फिर अखंड भारत या फिर पैन इंडियन एम्पायर। एंड ऑब्वियसली फिर औरंगज़ेब के मरने के बाद टिल 1857 ये वाला जो पीरियड है इसको आप बोलोगे लेटर मुगल्स। ये लेटर मुगल मतलब औरंगज़ेब के जाने के बाद लेटर मुगल्स ने कुछ गलतियाँ की, और ऐसा नहीं था कि ये लेटर मुगल्स की गलतियाँ थी, ये गलतियाँ जो है औरंगज़ेब के टाइम पीरियड ऑनवर्ड ही हमको दिखाई दी है। औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में अग्रेरियन क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस एम्पायर में आया एंड इवन औरंगज़ेब वॉज अवेयर ऑफ इट कि गड़बड़ तो भाई हुई है। एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली वी कैन से कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड ऑनवर्ड इंडिया का एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हमको दिखाई देता है। इसी टाइम पीरियड में यूरोपियंस इंडिया आए थे, फॉल ऑफ मुगल्स हुआ, देर आफ्टर फिर सक्सेसर एंड रिबेल स्टेट आए एंड देर आफ्टर फिर एमरजेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको थोड़ा सा इन डिटेल थोड़े टाइम में देखेंगे, बट 1857 के बाद जो है बेसिकली इंडिया में नाउ न्यू गवर्नमेंट वॉज देयर, दैट न्यू गवर्नमेंट वॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में हम लोगों को दो पीरियड रफली दिखाई देते हैं, एक तो प्री गांधीयन फेस एंड आफ्टर अराइवल ऑफ द गांधीयन फेस। तो दैट्स एक नेशनलिज्म वाला फेस हमको दिखाई देता है एंड देयर आफ्टर गांधी वाला फेस दिखाई देता है। नेशनलिज्म की अगर बात करें तो नेशनलिज्म में हम लोगों को बेसिकली ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन आवर कंट्री, मास पॉलिटिक्स, इससे एसोसिएटेड टॉपिक। एंड वैसे गांधीयन फेस में हम लोगों को सारे के सारे गांधीयन मूवमेंट जो है वो कवर करने हैं। ना जो तीन रफ कैटेगराइजेशन है, पहले इसको ओवरऑल देखेंगे एंड देयर आफ्टर विल एंटर इनटू इन डिटेल। ओवरऑल इन द सेंस दैट लेटर मुगल जो है ये पीरियड ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ जो है बेसिकली इंडिया के रीइंटीग्रेशन का पीरियड माना जाता है। डिसइंटीग्रेशन एंड रीइंटीग्रेशन मतलब क्या, मुगलों के बाद में सक्सेसर स्टेट एंड रिबेल स्टेट जो है उन्होंने अपने अपने एरिया अलग निकाल लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सारा एरिया है जो वापस से अपने अंडर ला दिया। गुड थिंग, अच्छी चीज़ हुई। ये एक पॉजिटिव साइड है किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की। ऑब्वियसली नेगेटिव साइड बथेरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाले जो पीरियड है यहाँ पे 2014 ऑनवर्ड यूपीएससी ने एक भी सवाल जो है वो नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है? हिंदू हिस्टोरियोग्राफी अगेन, जिसका आजकल हम लोगों को जिक्र बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एंड एज पर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर इंडिया जो है वो हमेशा से एक पॉलिटिकल एंटिटी रहा है। इंडिया के कभी टुकड़े पड़े ही नहीं हैं। बट ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है कि अगर मराठास की बात करें तो मराठास के लिए अपना स्वराज इंपॉर्टेंट था। मराठास वर फाइटिंग फॉर हिंदवी स्वराज, नॉट फॉर इंडिया। महाराजा रणजीत सिंह ही वॉज फाइटिंग फॉर खालिस्तान, सेपरेट लैंड ऑफ खालसा पीपल। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करके रखी थी, जिससे सतलज बिकेम साइंटिफिक फ्रंटियर इन बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडियन एम्पायर एंड महाराजा रणजीत सिंह पंजाब एम्पायर। तो ये वाली चीज़ तो हिंदू हिस्टोरियोग्राफर आपको नहीं पढ़ाना चाहेगा एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी ने यहाँ से सवाल जो है पूछने बंद कर दिए हैं। यहाँ पे सवाल आपको दिखेंगे ही नहीं। 2014-15 में लास्ट टाइम यहाँ से सवाल आए थे एंड ये वाले पीरियड में आजकल यूपीएससी तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछता है। एंड दैट्स व्हाई ये वाले पीरियड के ऊपर जो है लोवेस्ट पॉसिबल फोकस जो आपका होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, नेशनलिज्म। व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म होता क्या है? नेशनलिज्म इज़ नथिंग बट अ फीलिंग फॉर योर कंट्री। और ये फीलिंग जो आप कोई मॉम के कोख से तो लेके नहीं आते, ये डेवलप की जाने वाली फीलिंग है। रिसेंटली आप देखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो प्रॉब्लम है उसको बेसिकली ब्लेम किया जाता है कि वहाँ के लोगों को नेशनलिज्म ही नहीं है। तो इसके वजह से भाई ये नेशनलिज्म नहीं है तो फिर ये लोग जो एंटी इंडिया की इंसर्जन जैसी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। वैसे ही नक्सलाइट लोगों में, टेररिस्ट लोगों में नेशनलिज्म नहीं है भाई, इसके लिए एंटी कंट्री, एंटी इंडियन एलिमेंट है ये। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये नेशनलिज्म जो है वो डेवलप किया जाता है ना। एंड अगर ये नेशनलिज्म ठीक से अगर डेवलप नहीं किया गया तो फिर वो बंदा अपने आप को इंडियन, भारतीय क्यों बुलाएगा? आज आप या फिर मैं, वी हैव दैट नेशनलिज्म वाला फीलिंग, यू हैव दैट पैट्रियोटिज्म वाला फीलिंग। बाय द वे दोनों अलग अलग फीलिंग्स हैं, बट इन एनी केस ये सिस्टमेटिकली हमारे लिए डेवलप की है। एंड यही डेवलप करने का काम जो इनिशियल लेवल पे नेशनलिज्म के अंडर हुआ, जो इनिशियल लेवल पे सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट माने जाते हैं। सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट में वही तो सोशल रिफॉर्मर्स ने आके बताया कि भाई हिंदू रिलीजन में बहुत ज़्यादा जात पात है, बहुत ज़्यादा भेदभाव है, वुमन की पोजीशन, लोअर जाति लोअर वर्ण की पोजीशन डिटेरियोरेटेड है। तो हमको ये नहीं चाहिए, हम लोगों को इसको रिप्लेस करना है इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी से।
एंड जब आप ये इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी की बात करोगे तब जाके इंडिया में फैला हुआ जो हिंदू रिलीजन जो है अब ये एक साथ आना चालू होगा। बट अगेन प्रॉब्लम क्या है, ये नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग है ये डेवलप की जाती है और ये 19th सेंचुरी का फीलिंग है। ये अगेन हिंदू हिस्टोरियोग्राफर मानेगा क्या? नहीं। एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी ऑफ लेट 2018 2019 प्रिसाइजली के बाद में इवन ये वाले फेसेस से यूपीएससी ने सवाल पूछना बंद कर दिए हैं, बिकॉज ये डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इज अ प्रोसेस जिससे सबसे ज़्यादा हार्म किसको हुआ है? ब्राह्मण क्षत्रिय डोमिनेंस को हुआ है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू हिस्टोरियोग्राफर ये ब्राह्मण क्षत्रिय में ही बिलोंग करते हैं। एंड दैट्स ये वाला जो हिस्ट्री वाला जो पीरियड अब ये भी बेसिकली निगलेक्ट हो रहा है। एंड फिर दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट फेस, दैट इज गांधीयन फेस। फॉर द सेक ऑफ इंडिया या फिर फॉर द सेक ऑफ फॉर्चुनेटनेस यू कैन से दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक इनको तो फादर ऑफ नेशन मान के बैठे हुए हैं, तो दैट्स एटलीस्ट इनसे तो सवाल आ ही रहे हैं। तो वॉट एवर द पर्सनल आइडियोलॉजी ऑफ योर्स माइट बी, गांधी जी इज़ अ ग्रेट पर्सन। ये क्यों ग्रेट पर्सन है मैं आपको एक रीज़न में बता भी सकता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको गांधी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इंडिया में आज भी अगर आपके खिलाफ अनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, तो आप क्या करते हो? आप धरना देते हो, भूख हड़ताल करते हो, नॉन कोऑपरेशन करते हो, सिविल डिसोबीडियंस करते हो, हथियार उठा के कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को मारते हो क्या? हथियार उठा के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करते हो क्या? नहीं। एंड दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द गांधीयन मूवमेंट। जब आप गांधीयन मूवमेंट की बात करते हो तो गांधीयन मूवमेंट हैज़ गिवन यू अ वे। ये वे किसका है? ये तरीका किसका है? दिस वे स्पेसिफिकली ऑफ अ डेमोक्रेटिक वे है। ये डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज़ अ नेसेसरी एविल एंड गवर्नमेंट ही आपके खिलाफ अत्याचार करेगा, बट गवर्नमेंट के खिलाफ जो आप हथियार नहीं उठाओगे, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल स्ट्रगल दोगे। ये जो एटीट्यूड इंडियंस में अभी के लिए है, ये एटीट्यूड जो है बेसिकली ये इंडियंस को डेमोक्रेटिक बनाता है और ये इंडिया के मास मूवमेंट का एक हॉलमार्क माना जाता है। एंड दैट्स व्हाई गांधी इज़ ग्रेट एंड दैट्स व्हाई गांधी के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछता है। एंड प्रिसाइजली गांधीयन मूवमेंट में बेसिकली आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, देयर आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड देयर आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट। बट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 10 years हिस्ट्री 2023 वॉज द फर्स्ट ईयर जब गांधी के ऊपर सवाल यूपीएससी ने नहीं पूछा है। तो इन माई ओपिनियन अगर आप मेरे से पूछोगे तो इवन ये वाला जो फेस अब थोड़ा थोड़ा यूपीएससी डिस्कार्ड करना जो है वो चालू कर रहा है। तो दैट्स वाई बेसिकली सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे जाना है, जहाँ से 20th सेंचुरी में इस बार एक सवाल आया था दैट इज़ रिलेटेड टू द स्वदेशी मूवमेंट जो हमने कल ही डिस्कस किया था। तो स्वदेशी मूवमेंट में भी हमने देखा था कि बेसिकली डेट बेस्ड क्वेश्चन था वो, तो बस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ से सवाल जो यूपीएससी ने पूछा था। एंड ये रीज़न है सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इन यूपीएससी सिलेबस एज वेल एज यूपीएससी प्रिपरेशन। एंड इसलिए मैंने जो आपको कल जो लॉन्च वीडियो मैंने डाला था उसमें बताया भी था कि स्पेक्ट्रम, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी अब ये नहीं करना है। इनके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? इनके लिए इम्पॉर्टेंट है एरिया अप टू 12th सेंचुरी एडी। एंड 12th सेंचुरी एडी मतलब एंशियंट एज वेल एज अर्ली मीडिएवल इंडिया। एंड ये एंशियंट एंड अर्ली मीडिएवल इंडिया में भी जितनी भी हिंदू डायनेस्टीज आपको दिखाई देंगी, रट लो। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि द फोकस हैज़ बिन शिफ्टेड फ्रॉम मॉडर्न इंडिया टू द एंशियंट इंडिया, अर्ली मीडिएवल इंडिया, एंड दैट्स अब ये वाला एरिया ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगर आपको इतिहास में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, अननेसेसरी फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर 3 एरियाज़ मत करो। नहीं सवाल आ रहे, उसका रीज़न भी मैंने अभी आपको बताया था। एंड मैंने आपको पहले भी बोला था इस सीरीज़ में वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग रैशनली, रैशनलिटी ही इनकलकेट करनी है एंड हिंदू हिस्टोरियोग्राफर के थ्रू सारी चीज़ें देखनी है। तो नाउ लेट्स बी हिंदू हिस्टोरियोग्राफर, लेट्स लीव मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी को बाजू में रखते हैं, हिंदू हिस्टोरियोग्राफी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एंड फिर नाउ यू विल रियलाइज़ कि ये एरिया एक सिग्निफिकेंट है, ये एरिया सिग्निफिकेंट है या फिर ये एरिया सिग्निफिकेंट है, तो नहीं है। और इसका रीज़न भी मैंने बताया कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफी का जो कोर बिलीफ है कि इंडिया इज़ यूनाइटेड, इंडिया में हिंदू रिलीजन इज़ अ ग्रेट रिलीजन, ये दोनों कंसेप्ट के अगेंस्ट जाने वाले एरियाज़ हैं। बिकॉज इंडिया इज़ पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड, हिंदू रिलीजन का क्रिटिसिज्म करके ही नेशनलिज्म बिल्टअप हुआ है एंड देयर आफ्टर एंशिएंट टाइम से ही इंडिया ग्रेट है। ये मॉडर्न डेमोक्रेटिक मीन से इंडिया ग्रेट नहीं बना है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, द थॉट प्रोसेस दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि हार्डली 70 to 80 लेक्चर, 70-80 घंटे, बहुत जगह पे मैं इन डिटेल नहीं जाने वाला, बहुत जगह पे मैं डिटेल जाऊँगा भी जहाँ पे मेरे को लगता है वो, बिकॉज दिस सीरीज़, इसका हर एक कंटेंट इज़ वेल क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ द यूपीएससी।
बट ऑब्वियसली इसमें मैं आपको जो क्रक्स मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, पीपीटी प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें फैक्चुअल डाटा तो भर भर के मैं आपको दे ही दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इवन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन अदर एग्जामिनेशन जैसे स्टेट पीसीएसई या फिर यूजीसी एनईटी, तो उसमें भी आपको ये कंटेंट जो हेल्प करेगा, जैसे एंशंट और मिडियल में भी आपको किया था। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। तो लेट्स मूव एक एक करके। तो टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फेसेस, देन ऑब्वियसली इसमें हम लोगों को एग्जैक्टली देखना क्या है। देखने के लिए अभी एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले द थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम फॉल ऑफ मुगल। बहादुर शाह वन से लेके हु बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली इन 1707, बहादुर शाह 2 तक, दैट इज 1857। लेटर मुगल्स प्रूव्ड आउट टू बी अ वीक रूलर। ये वीक रूलर क्यों बने, ये हम लोगों को देखना है। एंड जब ये वीक बनेंगे तो ऑब्वियसली इन्हीं के जो सरदार जो है, ये इन्हीं के सरदार जो है बेसिकली अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम निकालना चालू करेंगे। तो ये लेटर मुगल्स वीक क्यों बने, उसका रीज़न औरंगजेब नहीं दिया था कि भाई मैंने अग्रेरियन क्राइसिस चालू किया, मैंने जागीरदारी क्राइसिस चालू किया, मैंने इकोनॉमिकल क्राइसिस चालू किया, तो एम्पायर तो वीक बनना ही था, बना भी। एंड ऑब्वियसली इन्हीं की वजह से सक्सेसर स्टेट आए। ये वो वाले स्टेट थे जिन्होंने अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम निकालना चालू किया, बट फिर भी नॉमिनल सुजरेनिटी मुगलों की एक्सेप्ट करके रखी थी। जैसे सादत खान बरहानुल मुल्क जिसने बेसिकली अवध बनाया, वैसे मुर्शीद कुली खान जिसने बंगाल बनाया, एंड आफ्टर सबसे बड़ा नाम निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जिसने हैदराबाद का इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया। एंड ऑब्वियसली जब मुगलिया कोर्ट में ही ये गड़बड़ है, मुगलिया कोर्ट के ही लोग अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम निकाल रहे हैं, तो जो मुगल के अगेंस्ट वाले लोग थे पहले से ही बैठे हुए, वो तो रिबेल स्टेट है, वो तो पहले से ही अपना इंडिपेंडेंट किंगडम चाहते थे, तो वो भी तो चाहेंगे। एंड ये रिबेल स्टेट में फिर हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट किंगडम दिखाई देती है। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा अगर कोई होगा तो मराठा। मराठा स्टार्टेड टू बिकम रिबेल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट। मराठास के ऊपर तो इलेबोरेटली बात करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ फिर अल्टीमेटली वी हैव ऑल्सो सीन कि सिख भी तो रिबेलियस थे। मीडिएवल इंडिया में ही हमने देखा था कि खालसा आर्मी बनी ही क्यों थी, वो मुगलों के अगेंस्ट जाके बनी थी। इनिशियल लेवल पे अकबर, अर्जुन सिंह, इनके भले ही अच्छे कॉर्डियल रिलेशन थे। लेटर ऑन सिख रिलीजन एंड इस्लामिक रिलीजन इनमें बहुत झगड़े हुए, एंड इसी के चक्कर में तो खालसा 1699 में गुरु नानक ने बनाई। एंड खालसा बनी तो ऑब्वियसली उसके बाद एक रिबेलियस एलिमेंट जो है वो हमको सिख रिलीजन में भी दिखाई देता है। तो सिख इज़ ऑल्सो बेसिकली रिबेलियस स्टेट जस्ट लाइक मराठा। तो ये 2 इंडिपेंडेंट किंगडम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और ब्रिटिशर्स को इनको ख़त्म करने में भी उतनी ही दिक्कतें आई, तो हमको वो भी देखना है। बट वही अल्टीमेटली है ना कि अल्टीमेटली वाई ओनली ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया में थे। सबसे पहले पोर्तुगीज़ आए, पोर्तुगीज़ के बाद में फिर डच पीपल जो है बेसिकली दे वर द सेकेंड एंटिटी टू एंटर इंडिया। ब्रिटिशर्स वेर द थर्ड एंटिटी टू एंटर इनटू आवर कंट्री। इसके बाद में फिर अल्टीमेटली डैनिश भी इंडिया में आए, एंड डैनिश के आने के बाद जब अल्टीमेटली इन दी एंड फ्रेंच पीपल जो है वो भी इंडिया में आए। दे अराइव्ड इन 1498। डच जो है दे अराइव्ड इन 1602, ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन 1604, डैनिश अराइव्ड इन 1615, एंड देयर आफ्टर फ्रेंच अराइव्ड इन 1664 इन आवर कंट्री। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि यूरोपियन जब इंडिया में आए तो ऑब्वियसली यूरोपियन जो है बेसिकली सिग्निफिकेंट थे क्या, एंड वो इतने सिग्निफिकेंट अगर यूरोप में नहीं थे उस ज़माने में, तो इंडिया में ऐसी क्या सिचुएशन हुई जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट बने। एंड इंडिया में उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल भाई एग्जैक्टली लाना चाहा ही क्यों। एक मिसनोमर आपने हमेशा इंडिया में सुना होगा, ये मिसनोमर इसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करेंगे कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, कि 1707 में जब औरंगजेब मरा, इंडिया वॉज कंट्रोलिंग 23 to 27% ऑफ वर्ल्ड GDP। ये वाला जो डाटा है ये आपको फीड किया जाता है किसके थ्रू, नेशनलिस्ट हिंदू हिस्टोरियोग्राफर के थ्रू। बट आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये सारा का सारा ट्रेड जो है बेसिकली यही लोग तो कंट्रोल कर रहे थे। ये इतना ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ द ट्रेड इंडिया वर्ल्ड GDP की जो बातें करता है, इंडिया में था उस ज़माने में कोई ट्रेडर? इंडिया के पास अपनी तो बोर्ड्स भी नहीं थी। इंडिया का जो बेसिकली कॉन्टैक्ट था सेंट्रल एशिया से वो टूट के अब 500-600 साल हो चुके थे। तो ये वाले एस्पेक्ट के ऊपर भी देखेंगे कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफर ये हमेशा क्यों बोलते हैं, एंड आफ्टर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर का इसका काउंटर क्या है। ये रैशनलिटी आप में होनी चाहिए। जस्ट बाय क्लेमिंग कि मुगलों के टाइम पे या फिर मीडिएवल एंशिएंट टाइम में 27% इंडिया जो है GDP बेसिकली लेके बैठा था, बट भाई उसका फ़ायदा क्यों नहीं ऑर्डिनरी इंडिया को? क्यों ऑर्डिनरी इंडियंस या फिर इंडिया जो अग्रेरियन कंट्री है, क्यों ऑर्डिनरी इंडियन जो उनके हाथ में पैसा नहीं है? बिकॉज ये 23 to 27% ऑफ द वर्ल्ड GDP का एस्पेक्ट जो है वो इन्हीं की देन थी इंडिया में। ये लोग 1498 से इंडिया में आके बैठे हुए थे और इंडिया का माल जो यूरोप में जाके बेच रहे थे। इंडियन तो नहीं गया ना यूरोप का माल बेचने के लिए, यूरोप में माल बेचने के लिए। अगर इंडियन जाते तो ऑब्वियसली इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों आते फिर इंडिया में, समझ रहे हो?
सिंपल है कि मतलब अगर इंडिया का माल यूरोप में मिल रहा है, इंडियंस लेके जाते, तो फिर वो लोग आते क्या इंडिया में? नहीं आते। तो ये वाले एस्पेक्ट भी हम लोग डेवलप करेंगे और इसको देखेंगे कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का क्या कहना है भाई, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर का क्या कहना है, और ये डिबेट जो है उसमें आप बेसिकली मैनिपुलेट कैसे होते हो। बट इन एनी केस हम लोग को ये वाली चीज़ें भी देखनी है। एंड अल्टीमेटली जितने भी यूरोपियंस इंडिया में आए उसमें अल्टीमेटली एमर्जेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, एमर्जेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ऐसे क्या फैक्टर डेवलप्ड हुए और ऐसी क्या चीज़ें डेवलप्ड हुई जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारे के सारे कंपनीज़ में इंडिया में ग्रेट बनी। उसमें हम देखेंगे कि पोर्तुगीज़ की ब्लू वाटर पॉलिसी इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल थी। फ्रांस में बेसिकली इसी पीरियड ऑफ टाइम में बर्बन डायनेस्टी का रूल था, लुई 14, लुई 15, लुई 16, उनका रोल क्या रहा है। फिर हम देखेंगे कि डैनिश पीपल जो उनको सर्वाइवल क्राइसिस इस पीरियड में क्यों आया, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो डच पीपल जो थे वो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इंडोनेशिया में इंटरेस्टेड थे। तो वो क्यों भाई? एंड अल्टीमेटली हाउ द निग्लेक्टेड लैंड दैट इज़ इंडिया, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़ा। ये लैंड में बाकी की फॉरेन कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं थी उस ज़माने में। ये हमको समझना पड़ेगा जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का कहना है। अगर हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का कहोगे तो नहीं भाई, इंडिया जो सोने की चिड़िया थी तो सभी को इंडिया चाहिए था। बट अगर सभी को इंडिया चाहिए था तो क्यों आप सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रिटिश वर्सेस फ्रांस ही पढ़ते हो? ब्रिटिश वर्सेस डेन्स हो सकता है, ब्रिटिश वर्सेस पोर्तुगीज़ हो सकता है, ब्रिटिश वर्सेस डच हो सकता है, ये आप क्यों नहीं पढ़ते? इसके रीज़न भी देखेंगे। दिस इज़ बेसिकली रैशनैलिटी जो मैंने आपको कल समझाई थी इन आवर लॉन्चिंग वीडियो कि आई एम गोइंग टू बी वेरी मच रैशनल एंड वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दिस सीरीज़, ताकि आपको एनालिटिकल एस्पेक्ट थोड़े से मिले जिससे आप बाय योर सेल्फ आप ये जो है सारा का सारा एनालिसिस जो कर पाओ कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफी अंडर आफ्टर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ये लिखने की कला है, ये आर्ट है। फैक्ट को मैनिपुलेशन करना आपको आना चाहिए, और यही फैक्ट को मैनिपुलेशन हिंदू हिस्टोरियोग्राफर अपने तरीके से करता है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर अपने तरीके से करता है। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, बट लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे जाके। एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आके बैठेगी, इंडिया में आके बैठने के बाद जब वो बेसिकली वेस्टर्न फिलोसॉफी, वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करेगी, तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पे होना ही चाहिए, और वो होगा भी। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए आप कितना भी प्राउड क्यों ना फील करें, बट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे ये हुआ कभी पता है आपको? मई 1857 प्रिसाइजली 10 मई 1857 को रिवॉल्ट जो है वो चालू हुआ। एंड इंडियन जब 10 मई 1857 को रिवॉल्ट कर रहे थे, इसी पीरियड में दैट इज़ जुलाई 1857 में इंडिया में पहली यूनिवर्सिटी जो है वो बनी, दैट इज़ कैलकटा यूनिवर्सिटी। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द दिसंबर 1857 इंडिया में बॉम्बे यूनिवर्सिटी एज वेल एज मद्रास यूनिवर्सिटी भी बनी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर का हमेशा से वही कहना है कि इफ़ यू आर सेइंग कि ब्रिटिश रूल बुरा था, ब्रिटिश लोगों ने अट्रॉसिटी की, तो आप इसका जवाब दीजिए ना कि इंडियन जब रिवॉल्ट कर रहे थे तब बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यूनिवर्सिटीज़ बांध रहे थे, और यही यूनिवर्सिटीज़ क्या आई एम क्वाइट श्योर आप ग्रेजुएट भी हो आज के टाइम पे। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर का वही कहना है कि बेसिकली ग्लोरिफिकेशन ऑफ इंडियाज पास करना बंद करो, रैशनली इतिहास पढ़ो। हिंदू हिस्टोरियोग्राफर के जो फाउंडर ही है विनायक दामोदर सावरकर, उनका कहना था कि भाई ये सब चीज़ें बुरी है। एंड देयर आफ्टर जो रिवॉल्ट हुआ, इट इज़ अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगेन क्या है? एनालिसिस, फैक्ट को कैसे आप मैनिपुलेट करके इसको बता रहे हो। तो मैंने आपको जो दो आर्ग्यूमेंट दिए, अब दोनों से कन्विंस हो सकते हो, बस बताना आना चाहिए। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग द हिस्ट्री। एंड ये रैशनैलिटी अभी हम लोग जो हमारी सीरीज़ है उसमें इनकलकेट करेंगे ही करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू डू इट इन अ वेरी रफ स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 80 to 90 आवर्स, मतलब 70 से 80 लेक्चर, नॉट मोर देन दैट। एंड उसमें अब हम सारी चीज़ें जो इलेबोरेटली देखनी ही हैं। बट ऑब्वियसली ये वाला वर्जन मार्क्सिज्म जो है या फिर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी जो एक ज़माने में चलती थी, अब वो नहीं चलती, तो यहाँ से सवाल जो है वो नहीं आते। यूपीएससी में तो नहीं आते, बट अगर आप एसएससी की बात करोगे या फिर स्टेट पीसीएस की बात करोगे तो वहाँ पे एक सेम्बलेंस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो है बेसिक एकेडमिशियन में अभी भी बची हुई है। वो अभी तक इतने हिंदू हिस्टोरियोग्राफर के मुंह में नहीं लगे हैं, तो वहाँ पे आते हैं। तो इसके लिए मैं फैक्ट एनालिसिस दोनों का एक ब्लेंड आपको दूंगा ड्यूरिंग द लेक्चर सीरीज। ओपिनियन आप आपकी आप बना लो, एंड आफ्टर वॉट एवर दैट ओपिनियन दैट यू वांट टू सब्सक्राइब, आई एम फाइन विद इट, नॉट एन इशू। फिर होता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए भाई, इससे भी प्रॉब्लम है। किसको? तो हिंदू हिस्टोरियोग्राफर को।
बस हिंदू हिस्टोरियोग्राफर ये कभी मानता ही नहीं है कि इंडिया में नेशनलिज्म है ही नहीं। अगर आप एक हिंदू हिस्टोरियोग्राफर को जाके पूछोगे कि भाई नेशनलिज्म जो है 19th सेंचुरी में इंडिया में आया, उसके पहले भावना नहीं थी, जो आपको और हमें आजकल पता है, बाय एंड लार्ज ये आपने बचपन से सुना होगा कि 19th सेंचुरी के पहले इंडिया सच था ही नहीं, मतलब नेशनलिज्म नहीं था। बट हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का कहना है कि भाई हिंदू रिलीजन है ना, एंड हिंदू रिलीजन मतलब नेशनलिज्म, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली नेशनलिज्म। तो जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ वननेस या फिर फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द नेशन। ये 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की फीलिंग होती है इन द सेंस दैट नेशनलिज्म जो है वो एक तो रिलीजियस बेस हो सकता है, नेशनलिज्म जो है वो रेशियल बेसिस पे भी हो सकता है, एंड देयर आफ्टर नेशनलिज्म जो है वो सेक्युलर भी हो सकता है। अब तीनों के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले रिलीजियस नेशनलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये चलता है यूरोप में, बिकॉज यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूरोप में सारी कंट्री क्रिश्चियन है, एंड सिंस ऑल ऑफ देम आर क्रिश्चियन दे हैव दैट बिलोंगिंगनेस ऑफ द कंट्री। तो इंग्लैंड भी क्रिश्चियन लोगों का है, फ्रेंच भी क्रिश्चियन लोगों का है, अमेरिका भी क्रिश्चियन लोगों का है। तो दैट्स है वो ऑटोमेटिकली एक नेशनलिज्म जो है वो रिलीजियस नेशनलिज्म वहाँ पे बिल्ड हो चुका है, कि जैसा आपको आज के टाइम पे इंडिया में भी दिखाई देता है, इंडिया इज़ हिंदू, इंडिया इज़ हिंदू ही तो है ना भाई, ऐसा पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दो। तो ये होता है रिलीजियस नेशनलिज्म, एक लैंड एक रिलीजन, ये होता है रिलीजियस नेशनलिज्म। अब इसको सब्सक्राइब करने वाले कोई कोई लोग आपको इंडिया में दिखाई देंगे। एंड इंडिया में जो दूसरा बैंड चलता है वो है सेक्युलर नेशनलिज्म। सेक्युलर नेशनलिज्म मतलब बेसिकली सारे ही रिलीजन जो है, ये सारे ही रिलीजन जो है वो इंडिया के हैं, एंड दैट्स सारे रिलीजन को एक साथ आना चाहिए। दैट्स बेसिकली व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बस आप कौन से कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर रहे हो उसके ऊपर आपका नेशनलिज्म है। एक तो आप बेसिकली हिंदू राष्ट्र को सब्सक्राइब करोगे, दैट इज ऑल्सो नेशनलिज्म। एक तो आप यूनिटी ऑन डाइवर्सिटी को सब्सक्राइब करोगे, दैट इज ऑल्सो नेशनलिज्म। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे आप जब हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो आप दूसरे रिलीजन का एग्जिस्टेंस इंडिया में नहीं मानते। जब आप सेक्युलर नेशनलिज्म की बात करते हो तो आप यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब सारे ही रिलीजन को इंडिया का हिस्सा मानते हो, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। हिंदू हिस्टोरियोग्राफर को पूछो तो हिंदू हिस्टोरियोग्राफर बोलेगा कि भाई एंशिएंट इंडिया में जो है बेसिकली ग्रेटनेस ऑफ हिंदू रिलीजन था, तो सारा ही हिंदू हिंदू था, एंड देयर आफ्टर हिंदुइज्म का और कुछ चलता ही नहीं था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का वही कहना है कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि भाई एंशिएंट इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म था, तो आप आंसर दीजिए बुद्धिज़्म कहाँ का था, आप आंसर दीजिए जैनिज़्म कहाँ का था। इसके अलावा 62 डिफरेंट हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे भाई इंडिया में, मतलब 62 रिलीजन थे, वो कहाँ के थे। अगर हिंदू रिलीजन ग्रेट है तो अशोका बुद्धिस्ट क्यों था, हर्षवर्धन बुद्धिस्ट क्यों था, कनिष्क बुद्धिस्ट क्यों था, देर आफ्टर फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैन क्यों थे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो दैट्स अ नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर का जो कहना है कि एंशिएंट पास्ट इज़ अ हिंदू पास्ट, ग्रेट पास्ट, इसको काउंटर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन करते हैं। एंड ये हिस्टोरी अभी तक हमने पढ़ी है, बट आजकल इसके खिलाफ हेट है, एंड फिर वो हिंदुइज्म जो उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है। इररिस्पेक्टिव एनीथिंग, मेरे को तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती, बस फिर भी अब यूपीएससी पूछ रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पर्सनल बायसेस, पर्सनल चॉइसेस आपको करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है इवॉल्व या फिर पेरिश, और पेरिश होने में तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं रखता। अगर हिंदू हिस्टोरियोग्राफी में फ़ायदा है तो करेंगे, बट मैं बस आपको यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, ये नेशनलिज्म के वर्जन समझा रहा हूँ। एंड वैसे ही रेशियल नेशनलिज्म भी चलता है। इसका एक ड्रेडेड वर्जन आपने देखा होगा कि आर्यन सुप्रीमसी थियरी, एंड आर्यन सुप्रीमसी थियरी के ऊपर हिटलर ने मचाया हुआ पूरे दुनिया में आतंक। तो ये वाला भी एक वर्जन ऑफ नेशनलिज्म जो है चला है। तो जब लेक्चर में जाएंगे तब देखेंगे कि इंडिया एक ज़माने में रिलीजियस नेशनलिज्म में यकीन रखता था। इवन गांधी एंड नेहरू ये भी हिंदू हार्डकोर नेशनलिस्ट लीडरशिप थी। ये लोग हिंदू राज्य में यकीन रखने वाले लोग थे, हिंदू रिलीजन के ऊपर यकीन रखने वाले लोग थे। गांधी जी का तो राम राज्य वाला कंसेप्ट ही चलता था कि इंडिया को क्या करना है, तो राम राज्य बनना है। एंड फिर अम्बेडकर जी का वही कहना था क्रिटिसिज्म कि अगर आपको राम राज्य बनाना है तो राम राज्य में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो डिवीजन है वो चलते थे, तो आप बताइए हमको कि वैश्य शूद्र एंड दलित लोग जो है दैट इज़ अनटचेबल, उनके लिए आपके राम राज्य का फ़ायदा जो वो कैसे होगा। गांधी जी अल्टीमेटली कुड नॉट आंसर इट, एंड दैट इज़ वाई दिस डिवीजन इज़ देयर ना। एंड ये भी बात करेंगे कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल लीडर वर नॉट हैप्पी विद इट। अम्बेडकर जी का तो एक ओपन इंटरव्यू है 1951 जो उन्होंने बीबीसी को दिया है, जस्ट सर्च कर लेना अम्बेडकर इंटरव्यू टू बीबीसी, आपको दिखाई देगा। उन्होंने क्लियर कट क्रिटिसाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिपेंडेंस इंडिया को देना ही नहीं चाहिए था भाई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं। इंडिपेंडेंस जो है उसका सही में इंडिया को फ़ायदा हुआ नहीं हुआ,
एंड फिर ये लोग क्यों थे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स को इतना सपोर्ट कर रहे थे? तो दैट इज़ द ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जैसे डेवलप्ड हुआ उसमें प्रॉब्लम था कि हिंदू नेशनलिज्म इनिशियल लेवल पे बहुत चला, इसी की वजह से इंडिया का अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन हुआ। एंड ये पार्टीशन के बाद इंडिया के पॉलिटिकल लीडरशिप को सूझा कि भाई सेक्युलरिज्म इज़ द बेस्ट वे। अगर हम हिंदू नेशनलिज्म की बात करेंगे तो अब तो सिर्फ मुस्लिम ही अलग हुए हैं, कल क्या भरोसा सिख लोग अपना सेपरेट खालिस्तान अलग करने की बात करें, बुद्धिस्ट लोग अपना लैंड अलग करने की बात करें और जैन लोग अपना लैंड अलग करने की बात करें। तो ये सारा जो रैशनैलिटी एंड ये सारा जो एनालिसिस है हम लोग लेक्चर में देखेंगे। एंड ये नेशनलिज्म डेवलप करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर का ही रहा है कि विद इन हिंदू रिलीजन जो डिवीजन थे वो ब्रेक डाउन किए इन्होंने। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने वुमेन पोजीशन अपलिफ्ट की, देर आफ्टर फिर आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर वुमेन पोजीशन अपलिफ्ट की, ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर, देर आफ्टर फिर इवन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने लोअर कास्ट पोजीशन अपलिफ्टमेंट की बातें की। तो वुमन एंड लोअर जाति लोअर वर्ण जो एक निग्लेक्टेड एरिया था हिंदू रिलीजन का, उसको इन्होंने मेन स्ट्रीम में भी लाया और इक्वालिटी ट्रीटमेंट भी दी। एंड फिर यही नेशनलिज्म अल्टीमेटली प्री आईएनसी मतलब बेसिकली आईएनसी 1885 में बना, तो उसके पहले कैसे फैला एंड प्री आईएनसी के बाद जो है यही बेसिकली जो है वी कैन टॉक अबाउट कि इसी पर्टिकुलर पीरियड में जो है आईएनसी बनने के बाद ये मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ये क्यों आई? क्यों ये मॉडरेट जो है ब्रिटिशर्स के तलवे चाटते थे इन ऑर्डिनरी इंडियंस लैंग्वेज? तो मॉडरेट लोग जो इतना पिटिशन पॉलिटिक्स क्यों खेलते थे भाई? मज़ा आ रहा था क्या इनको? एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग को देखना है वो चीज़ भी कि भाई मॉडरेट पॉलिटिक्स बेसिकली और मॉडरेट पीपल बिलीव्ड इन द पिटिशन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप ही सोचना। मॉडरेट के सामने दो ऑप्शन थे, एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करोगे तो ट्रेडिशनल हिंदू मोनार्की। ये लोग इक्वालिटी बेस पे चलने वाले लोग हैं, इक्वालिटी बेस के साथ साथ जो है ये मॉडर्न मीन्स के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं। ये लोग ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं एंड दर आफ्टर ये जो है बेसिकली बैकवर्ड है। तो अगर ब्रिटिशर्स को हम लोग उल्था पुलट करके इनको निकाल देते हैं तो मोनार्कियल सिस्टम इंडिया में वापस आ जाएगी। एंड फिर ये वाला सिस्टम जो है वो किसी के फायदे का नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द मॉडरेट लीडर जो है उनकी पोजीशन बनी ही क्यों थी? बिकॉज ब्रिटिशर्स एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने इनको कोर्ट का एम्प्लॉयमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट दिया एंड दे रियलाइज्ड इट कि जैसा फ़ायदा हमको हो रहा है वैसे ऑर्डिनरी इंडियंस को भी तो हो ही रहा है। एंड दैट वाज द कॉनंड्रम। एंड वो कॉनंड्रम इन डिटेल हम लोग लेटर ऑन देखेंगे भी कि मॉडरेट पॉलिटिक्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स जो है जिसमें हमेशा मॉडरेट्स को इंडिया में गाली पड़ती है आज के टाइम पे, हिंदू वर्जन, मार्क्सिस्ट वर्जन आपको रीज़न देगा कि क्यों। एंड ये रीज़न भी हम लोग इलेबोरेटली देखेंगे लेटर ऑन। एंड अल्टीमेटली फिर मास पॉलिटिक्स में भी पहले तिलक का मास पॉलिटिक्स एंड हाउ तिलक्स मास पॉलिटिक्स वॉज सेपरेट फ्रॉम गांधी। तो ये भी आपने हमेशा सुना होगा कि तिलक हिमसेल्फ वॉज हिंदू हार्डलाइनर पर्सन। मतलब अगर हम लोग तिलक की भी बात करें तो मास पॉलिटिक्स में उन्होंने रिलीजन वाला कंसेप्ट घुसा के रखा हुआ ही था। इट वॉज लोकमान्य तिलक जिनकी हमेशा आइडियोलॉजी रही है कि इंडिया में शिवाजी फेस्टिवल, गणपति फेस्टिवल, दुर्गा फेस्टिवल करेंगे, फेस्टिवल में पब्लिक आएगी एंड पब्लिक आने के बाद उनमें हम लोग स्पीच देंगे। What Tilak missed out on the factor is that गणपति फेस्टिवल, दुर्गा फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल में नॉन हिंदू पर्सन तो नहीं आएगा ना। तो आपने नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म के चैप्टर किसको दिए? हिंदू लोगों को दिए। मुस्लिम लोगों को दिया आपने? नहीं दिए। तो वो लोगों से नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगेन क्वेश्चन आस्क्ड बाय मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी तो इसके ऊपर बात ही नहीं करती। नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी तो आपको ग्लोरीफाई करके बताएगी। बड़े बड़े फेस्टिवल हुए, बड़े बड़े स्पीचेस हुए, तिलक वॉज ग्रेट लीडर एंड नेशनलिज्म डेवलप किया। बट ये नेशनलिज्म के फ्लॉज जो वो भी आपको समझने पड़ेंगे। अगेन ये जो दो वर्जन जो ये अंडरलाइन डिबेट है इंडिया का एंड इसी के ऊपर हम लोग को इलेबोरेटली बात करनी है ड्यूरिंग आवर लेक्चर सीरीज। तो अगेन वो एनालिटिकल एस्पेक्ट जो है वही देखेंगे। एंड अल्टीमेटली फिर स्वदेशी एंड होम रूल लीग मूवमेंट एंड इसमें मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट एंड फिर इसी का एक बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा गांधीयन पॉलिटिक्स के ऊपर। तो गांधी जो वो इंडिया के लेटर ऑन ग्रेट लीडर इसीलिए बने बिकॉज उन्होंने इस जो चैप्टर्स या लेसन से वो सीखे कि भाई भले ही कांग्रेस का एक सुप्रीम लीडर हो, कांग्रेस में 3 इंपॉर्टेंट फैक्शन हैं। राइट विंग फैक्शन किसका है? देन ऑब्वियसली ये है सरदार पटेल का। लेफ्ट विंग फैक्शन ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। एंडर आफ्टर सेंट्रिस्ट मतलब सोशलिस्ट फैक्शन किसका है? नेहरू का। एंड गांधी का जो बेसिकली पूरा का पूरा जो करियर रहा है उसको भी हम लोग इलेबोरेटली पढ़ेंगे और इसमें यही समझेंगे
कि गांधीयन फिलॉसफी एंड गांधी का जो कॉनंड्रम रहा है कि ये तीन लीडरशिप को मैनेज करके कैसा चलना है। अल्टीमेटली ये तीन पर्टिकुलर जो पिलर थे उसमें से एक पिलर कोलैप्स हो गया, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, बट दो पिलर ने हाथ मिला लिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, और गांधी को साइडलाइन कर लिया। वो भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसा डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ 1930s एंड 40s, दैट इज व्हाट आई कॉल इट। तो वो भी हम लोगों को लेटर ऑन करना है। बट यही मूवमेंट से सारा का सारा इंडिया का जो इंटरनल फैक्शन या फिर जो इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी है ये आपको दिखाई देगी। एंड ये इंटरनल पॉलिटिकल राइवलरी जो है उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट जो इंडिया के पॉलिटिक्स के ऊपर हमेशा से ही पड़ा रहा है। वी विल कोरोबोरेट इट विद द प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स ऑल्सो, कि प्रिसाइज अगर आप मुंबई की कंडीशन देखोगे, महाराष्ट्र की कंडीशन देखोगे, आपको उसमें ये वाले जो एस्पेक्ट दिखाई देंगे। भाई आपको इनिशियल लेवल के 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर एंड बड़े बड़े लीडर क्या है, आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देर आफ्टर फिर उनके पहले के राजा राम मोहन रॉय, इवन स्वामी विवेकानंद, रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर, एंड देर आफ्टर ओके द पॉलिटिकल लीडरशिप। कौन थी पॉलिटिकल लीडरशिप? एस.एन. बैनर्जी, आनंद मोहन बोस, द सिग्निफिकेंट लेवल के लीडर। कौन है, कहाँ के? सारे के सारे बंगाल के। भाई ये बंगाल की जो पोजीशन थी ये इतनी सुपीरियर थी, एंड देर आफ्टर वो बॉम्बे की तरफ कैसे शिफ्ट हुई? गांधी, नेहरू, गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, लोकमान्य तिलक, एंड देर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट इनके पहले के फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, M.G. रानडे, एंड देर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट इज बेसिकली दादा भाई नौरोजी, सारे बॉम्बे प्रोविंस। तो आपको समझना पड़ेगा कि नेशनलिज्म जब हम देखते हैं आपको साउथ इंडिया के नाम क्यों नहीं मिलते, हिंदी बेल्ट का नाम क्यों नहीं मिलता, देर आफ्टर सिख लैंड का नाम जो इनिशियल लेवल पे क्यों नहीं मिलता, एंड वाई ये नेशनलिज्म बंगाल में फैला, बंगाल से बॉम्बे में आया, एंड बॉम्बे में मराठी गुजराती लीडरशिप के जो पंगे हैं, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ द थिंग। इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ा है। यही बॉम्बे के दो लीडर थे, जिन्हा, गांधी, इनके राइवलरी में अल्टीमेटली इंडिया का पार्टीशन भी हुआ, एंड यही बॉम्बे आज भी बेसिकली इंडिया का जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर एक अपर हैंड रखता ही रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लेटर ऑन जब जाएंगे तब देखेंगे, बट इसका एक अर्लीस्ट वर्जन जो हम लोगों को यही वाले एस्पेक्ट में जो है दिखाई देता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल एस्पेक्ट, दैट इज महात्मा गांधी। अब इनके ऊपर जितनी बात करें उतनी कम है। गांधीज ब्यूटी लाइज इन हिज फिलॉसफी, और ये फिलॉसफी का एग्जाम्पल ही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में दिया हुआ था। वाई गांधी? तो गांधी इसीलिए कि भले ही आपको गांधी पसंद नहीं है, उसके तौर तरीके आप ही फॉलो करोगे ही करोगे। लड़कियां धरने पे बैठी, जब तक बैठी थी लोगों ने सपोर्ट ज़्यादा नहीं दिया, बट उनके खिलाफ जैसे ही पुलिस का वायलेंस हुआ लोगों ने सपोर्ट दिया। फार्मर धरने पे बैठे, लोगों ने सपोर्ट दिया। फार्मर ने रेड फोर्ट के ऊपर अटैक किया, लोगों ने अपोज किया। तो वायलेंस इज समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर कंट्री। आप इंडिविजुअल लेवल पे ही फिलॉसफी रख सकते हो, भौकाल करेंगे, बंदूक लेके किसी को मारेंगे, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सोसाइटी, व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, देन डेमोक्रेसी के कुछ तौर तरीके होते हैं। डेमोक्रेसी हैज़ सम सॉर्ट ऑफ द अदब, ये आपको सीखने पड़ते हैं। एंड यही चीज़ें जो है इंडियन के या फिर ऑर्डिनरी इंडियंस के दिमाग में इनकलकेट करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो था गांधी एंड उसकी फ़िलॉसफी। एंड दैट्स वाई फिर गांधी जी का जो फ़िलॉसफी है जो उन्होंने अफ्रीका में डेवलप किया, नेटल इंडियन कांग्रेस, देर आफ्टर गांधी का आश्रम सिस्टम, गांधी की सत्याग्रह वाली फ़िलॉसफी, ये सारी अफ्रीका में डेवलप्ड हुई है। एंड देर आफ्टर उन्होंने इंडिया में आके ये वाला जो एस्पेक्ट है इंडियंस को बताया, इंडियंस को इम्प्लीमेंट किया। 1919 की अगर बात करते तो इंडियंस के पास दो लीडरशिप थी, एक तो आईएनसी की लीडरशिप थी, एंड आईएनसी की लीडरशिप ये कोलैप्स लीडरशिप थी। इनमें मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, मूवमेंट को कुछ ठीक से ये लोग लीड नहीं कर रहे हैं, कोई सक्सेस नहीं आ रहा है। गांधी जी की एक फ़िलॉसफी है, गांधी जी की फ़िलॉसफी साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल है, इंडिया में चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में सक्सेसफुल है। देन इंडिया लोग जो है बेसिकली वो परेशान थे डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस से, एंड दैट्स अल्टीमेटली गांधी की लीडरशिप ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज कांग्रेस ने मानी। एंड उसके बाद में गांधी जी ने श्रूड पॉलिटिक्स 1920 ऑनवर्ड खेला, प्रिसाइजली नागपुर सेशन जहाँ पे कांग्रेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन आया 1920 में, एंड एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी नाम की स्मॉल बॉडी बनी और सब गांधी जी के ही लोग वहाँ पे आ गए। दैट इज़ अ होल्ड ओवर द कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। ये वाला एस्पेक्ट आपको आज भी दिखेगा कि क्यों सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी जो है कांग्रेस से नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वहाँ पे सब वहाँ के उन्हीं के फॉलोवर है, तो जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे इनको निकालने का तब तक पार्टी कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो ये वाली चीज़ है जो वो भी देखेंगे, बट अल्टीमेटली गांधी जी की जो 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट है इंडिया में, ये 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट मतलब नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस एंड क्विट इंडिया, इनको भी हम लोगों को इन डिटेल पढ़ना है। अल्टीमेटली फिर द लास्ट एंड दिस इज द थिंग जो काफ़ी सेंसिटिव है, दैट इज इंडिपेंडेंस, ये भी देखना है।
एंड इसके बीच वाला अगेन जो टू नेशन थियरी एंड आफ्टर फिर जो पूरा का पूरा जो ये जो है दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना का वर्जन, वो भी देखना है। इंडिया में हिंदू हिस्टोग्राफी नहीं चली, इंडिया में नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। द प्रिसाइज रीज़न इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। 23 मार्च 1940 इज़ द डेट जो अब आज के टाइम पे पाकिस्तान का रिपब्लिक डेट है। उस दिन जिन्ना ने टू नेशन थियरी का जो अपना स्पीच लिया था उसमें जिन्ना ने बहुत सारे सवाल पूछे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल था, आप इंडिया को इंडिपेंडेंस मांग रहे हो, मतलब कांग्रेस को, तो आप मेरे बेसिकली सवालों का कुछ जवाब दीजिए कि इंडिया का इंडिपेंडेंस का फ़ायदा जो मुस्लिम सेक्शन को कैसे होगा, ये आप बताओ। एंड अगर मुस्लिम सेक्शन को तो दूर की बात है, ये पहले आप बताइए, कांग्रेस को चैलेंज ठाइए कि आप ही के रिलीजन के दैट इज़ हिंदू रिलीजन के लोअर जाति लोअर वर्णों को फ़ायदा कैसे होगा। इंडिया इंडिपेंडेंस बन जाता है तो ब्राह्मण क्षत्रिय के हाथ में लीडरशिप वापस जाएगी, एंड ब्राह्मण क्षत्रिय लीडरशिप अगर इंडिया में वापस आती है तो वही अनटचेबिलिटी इंडिया में वापस होगी। टेम्पल में कोई बेसिकली एंट्री जो है नहीं मिलेगी। कांग्रेस, जिसकी लेटर ऑन बात भी करेंगे, जिन्होंने 1917, 1927, 1937 दैट इज़ बेसिकली लखनऊ पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट एंड देयर आफ्टर प्रोविंशियल इलेक्शन रिस्पेक्टिवली, जिसमें बेसिकली मुस्लिम लीग को साथ लेने से बिल्कुल मना कर दिया था। क्यों? बिकॉज ब्राह्मण क्षत्रिय लीडरशिप है, ये जिन्हा का एलिगेशन था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय लीडरशिप है, इसलिए आप मुस्लिम लोगों को साथ में नहीं लेना चाहते। तो अब बताइए ना भाई, इंडिया का इंडिपेंडेंस आपको क्यों चाहिए, किसको आप फ़ायदा करवाना चाहते हो? ये इंडिया के इंडिपेंडेंस का फ़ायदा ऑर्डिनरी लोगों को होगा या फिर अपर जाति अपर वर्ण बेस्ड लीडरशिप को होगा? एंड दैट वाज अ क्रिटिकल क्वेश्चन जिसको कांग्रेस ने उस टाइम पे लाफ आउट कर दिया, बट विद इन 7 ईयर ये क्वेश्चन का ह्यूज इम्पैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ा, जिसमें मुस्लिम सेक्शन कांग्रेस से अलूफ तो हुई ही, डिप्रेस क्लासेस दलित सेक्शन भी कांग्रेस से अलूफ हुए। 2 बिग लीडर थे उस ज़माने में डिप्रेस क्लासेस के, एक पाकिस्तान चले गए जोगिंदर नाथ मंडल who became the first law minister of Pakistan, एंड आज भी आपको पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60 लाख हिंदू पॉपुलेशन दिखती है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ देम आर लोअर जाति लोअर वर्ण। एंड देयर आफ्टर फिर आपको इंडिया में बेसिकली अंबेडकर जी की जो पोजीशन जो है, 1-2 मिनट, वो सिग्निफिकेंट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? बिकॉज यही अंबेडकर जी की जो पोजीशन जो है वो सिग्निफिकेंट बनाई गई है वाया कांग्रेस। इवन अंबेडकर जी वॉज अवेयर ऑफ इट, एंड दैट्स वाई फिर अंबेडकर जी को कांग्रेस में लाना, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के काम हुए ताकि डिप्रेस क्लासेस जो है या फिर जो मेजॉरिटी लोअर जाति लोअर रंग वर्ण लीडरशिप जो है वो इंडिया में रही। तो ये सारे जो एस्पेक्ट जो है हम लोगों को दोनों एस्पेक्ट से देखने। जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई जिन्हा, दिस वाज द मार्क्सिस्ट वर्जन, बट अगर आप हिंदू हिस्टोरियोग्राफी पे जाते हो तो हिंदू हिस्टोरियोग्राफी इसकी थोड़ी सी बातें जो करती ही नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती ही नहीं है। एंड दैट्स वाई फिर ये सारे ही सेक्शन जो है दैट इज़ बेसिकली गांधी हो सकता है, या फिर इवन नेशनलिज्म वाला सेक्शन हो सकता है, या फिर इवन लेटर मुगल वाला सेक्शन हो सकता है, ये हमेशा से निगलेक्टेड सेक्शन रहे हैं एज फार एज हिंदू हिस्टोरियोग्राफी। एंड जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है निगलेक्ट होती है, और यहाँ से सवाल फिर यूपीएससी नहीं पूछेगा। तो दैट इज़ समथिंग फॉर यू। अब यही वाली चीज़ें जो है इन डिटेल जाएंगे, बट कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं चाहिए। मैंने आपको जो सवाल पूछे या फिर बताइए, मैंने नहीं पूछे, ये मार्क्सिस्ट एंड हिंदू हिस्टोरियोग्राफर का डिबेट है। एंड यही वाली चीज़ें समझने के लिए जब हम लेक्चर में अब इन डिटेल उतरेंगे एक एक करके, तो सवाल भी पूछेंगे, और सवाल के जवाब जो है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर एज वेल एज हिंदू हिस्टोरियोग्राफर दोनों के नज़रिए से भी देखेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम है रिजर्वेशन क्यों है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो गल्फ है वो इतनी क्यों है। बिकॉज एज ए यंग माइंड आप में क्यूरियोसिटी रहेगी भाई इतने झगड़े क्यों है। देयर आफ्टर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके की हिस्ट्री जो है वही क्यों पढ़ानी चाहती है, दूसरी तरीके की हिस्ट्री जो है वो क्यों नहीं आ रही है। तो सारे सवालों के जवाब जो है, इसलिए मैंने आपको कल रैशनैलिटी या फिर जो रैशनैलिटी जो मेरी है ये पूरा मॉडर्न इंडिया लेने के पीछे वो समझाई। बट चलो अगेन इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, या फिर जाने से पहले एज यू माइट बी नोइंग वी आर लॉन्चिंग द न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल। अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद द टाइम। तो न्यू बैच इज़ गेटिंग लॉन्च। इसका थोड़ा सा बात जो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी किया था, ऑब्वियसली कल वाले लेक्चर में वापस भी करेंगे, बट दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम द 17th of July, and we are going to cover up entire history optional holistically. I'm the faculty of the history optional over here, and I have myself scored 300 plus marks in the history optional. And again marksheet मैंने आज भी लगा दिया, I usually do not put it, and मैंने आपको कल भी बताया था कि 2018 की ही मार्कशीट क्यों, बिकॉज इस टाइम पीरियड ऑनवर्ड यूपीएससी ने जो इंटर रिटर्न कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो डिस्क्लोज करने चालू किए थे। तो इफ़ यू वांट टू हैव एक्सेस टू द फुल मार्कशीट वो तो आपको वैसे भी यूपीएससी में मिल ही जाएगी, जस्ट नीड टू सर्च 2018 का मार्कशीट। एंड फिर न्यू बैच इज गेटिंग लॉन्च गाइज ऑन 17th of July, एंड वी आर गोइंग टू लॉन्च विद द मॉडर्न इंडिया ओनली। ऑप्शनल में तो हम बहुत इन डिटेल जाके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड ऑप्शनल इज़ रियली फैंटेस्टिक। जब आप ऑप्शनल पढ़ोगे
तब जाके ये सवाल जो मैंने अभी आपको पूछे उसका एनालिसिस आपको मिलेगा। एंड समवेयर डाउन द लाइन इवन इन आवर ओपन सीरीज जो हर दिन अब 2 बजे चलेगी, उसमें आपको इसी का नॉलेज जो है दूंगा। सो दैट विल बी इट माई फ्रॉम माई साइड गाइज। अगेन 17 जुलाई को न्यू बैच इज गेटिंग लॉन्च, सो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड then feel free to reach out to me. And again जाने से पहले you'll get the access of this PPT to the Telegram channel of ours. So that will be it from my side guys. आज के लिए फिर रोक लेते हैं। We'll meet again then tomorrow same time 2 PM, यही वाला टाइम जब चलता रहेगा। Okay, चलो guys, thank you so much. Okay, I'll be stopping the session.